गुड आफ्टरनून। तू क्या कर रहे है? अच्छा जल्दी चल। हम लोग ऑडिट शुरू कर रहे हैं अभी। पूरा एनर्जी है, देख रहे ना? थकान लग रहा है क्या मेरे में? ऑडिट पे पहले डेफिनेशन हम लोग किया था, एप्लीकेबल है पर कौन बोलेगा बेटा? एप्लीकेबल है पर ए प्रथम ए, तेरे पे मुझे को पूरा उम्मीद है। Is applicable. Framework. Applicable framework. हाँ, very good. The FRF is the structure adopted by the management and TCW for the preparation and presentation of the financial statements, which are applicable as per circumstances and as required by law. Applicable FRF का मतलब compliance and compliance framework. All the laws and regulations, and additionally give the disclosure for fair presentation of financial statements wherever required. हाँ ठीक बोला, बाकी वो बोला भी ठीक है कि wherever required to give fair presentation it considers giving additional disclosure. बिल्कुल सही, यही तो चाहता था, खून से निकले तुम लोग। बिल्कुल सही बोला, वो अपना बोला लेकिन सही बोला। एफ वाली ए compliance का बोल। These frameworks only follow the applicable rules and regulations and notifications. Very good. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर हम लोग देखते जाएगा एक लाइन से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिस स्टेटमेंट बोलो ए बोल तो अमाउंट मतलब समझ गया, जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड करके रिकॉर्ड कर दिया, गलत है। क्लासिफिकेशन कितना सारा एग्जांपल दिया, क्लासिफिकेशन उल्टा पुल्टा क्लासिफाई कर दिया। ओवरहेड एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, पैकिंग एंड डिस्पोजल एक्सपेंस, ठीक है ना? इन्वेंट्री को इधर इन्वेंट्री को डाला था, पीपीई बना दिया। कितना क्लासिफिकेशन हो सकता है? क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन करंट का नॉन करंट, इन्वेस्टमेंट का करंट का नॉन करंट दिखा दिया। डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड। मान लो डिस्क्लोजर ठीक से किया नहीं, ठीक है, या कोई चीज डिस्क्लोज करना था, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना के छोड़ दिया, प्रोविजन करना था, तो हम लोग का ये होता है एसीपीडी, difference in amount, classification, presentation, disclosure, which is actually reported and which is required by applicable FR. It may be due to fraud or materiality का होता है, materiality which tend to influence the decision of the shareholder. ये ऑडिटर का ऑडिट ओपिनियन लो ऑनलाइन में पूछ। कुशल ऑनलाइन ऑडिट ओपिनियन बताओ तो, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। कुशल चला गया लगता है। नहीं है भैया। बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं? ऑडिट ओपिनियन वो चार्ट टाइप का था ना भैया। ये पहला है कि कुछ भी चेंज नहीं, मतलब नो मॉडिफिकेशन वाला। नो नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू है तो कौन सा? ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ, कौन सा वाला? कौन सा ओपिनियन? वो अनऑल्टर्ड, अनमॉडिफाइड बोलता है। अनमॉडिफाइड, हाँ। हाँ, और अगर मान लो ट्रू एंड फेयर व्यू विद सर्टेन एक्सेप्शंस। हाँ भैया, तो फिर क्वालिफाइड होएगा। क्वालिफाइड। फिर उसके बाद में नो एक है ट्रू एंड फेयर व्यू, नो ट्रू एंड फेयर व्यू, वो एडवर्स। और एक होता है लास्ट वाला जिसमें रिपोर्ट दे ही नहीं सकता, मतलब नहीं, ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, नो व्यू, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। ठीक है, ऑडिट ओपिनियन हो गया। ऑडिट रिस्क। खुशबू, आप ऑडिट रिस्क बताएंगे। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट में रिस्क क्या होता है? So the audit risk is the risk that an auditor expresses a true and fair view upon the financial statements, even though the financial statements are materially misstated. क्या बात है, क्या बात है! क्या मुझे गर्व नहीं होगा ऐसा आंसर सुन के? बोलो हाँ कि हाँ। वेरी गुड। गोपिका, ऑडिट रिस्क
के क्या कंपोनेंट होते हैं? गोपिका, वो माइक को अनम्यूट कर लिया बेचारा। बेटा मेरा माइक काम नहीं कर रहा। बेस्ट बहाना है, माइक काम नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, गोपिका पास ऑन करते हो। हर्षिता बेटा, हाँ भैया। बेटा ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट होते हैं? सर 2, कौन से और कौन से? ROMS और डिटेक्शन रिस्क। वेरी गुड। ROMS के बारे में चंद शब्द कह दीजिए बस। सर ROMS में दो टाइप के होते हैं। हाँ, एक तो इनहेरेंट रिस्क हो गया और एक हो गया कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब? इनहेरेंट रिस्क मतलब वो it is the risk of ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। एक बार हम बोलते हैं susceptibility of an assertion to be materially misstated बस दो before वर्ड, considering any control. दो वर्ड बोलते तुम लोग पूरा ध्यान। ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन और बीइंग मटेरियली मिसस्टेटेड बिफोर कंसीडरिंग एनी कंट्रोल्स। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? तुम लोग कोई नहीं बोलेगा, हर्षिता बोले कंट्रोल रिस्क। भैया, control risk is the risk that a material misstated हाँ, in an assertion will not be timely reported, can Very- be prevented, reported or detected. very good. Risk that internal controls imposed by management are unable to detect, correct, prevent material misstatement in any assertion on a timely basis. इसको कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। क्या बात है। ओहो बेटा, अब कौन बच गया? बेटा मुकुंद, बेटा मुकुंद बताओ तनिक, डिटेक्शन रिस्क काय का किस चिड़िया का नाम है? काय में कहते हैं डिटेक्शन रिस्क? Sir, it is the risk that the audit procedure will not reduce the risk to an acceptably low level. Risk that audit procedures will not be able to reduce overall audit risk to an acceptably low level and hence unable to detect material risk. Very good. Very good. Very good. जानवी सबको पूछेगा आज, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बेटा जानवी, हाँ भैया। ऑडिट प्रोसीजर कितने तरीके के होते हैं? 2। कौन से और कौन से? रैप और फैप। रैप होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वेरी और गुड, फैप होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। वेरी गुड। रैप के अंदर क्या करते हैं? रैप में सर वो प्रिलिमिनरी। हाँ, पहले तो देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट और प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर हम लोग बेसिकली 2 टाइप का होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। कंप्लायंस के अंदर क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सटेंटिव के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ एनालिटिकल। डिटेल और एनालिटिकल। रैप के अंदर इनहेरेंट रिस्क होता है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क कैसे करते हैं हम लोग? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट से। फैप के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसको कंप्लायंस प्रोसीजर भी बोलते हैं, और सब्सटेंटिव के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल। रैप के अंदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द ROMS वेदर ड्यू टू फ्रॉड और। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। रैप मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज इंटरनल एंटिटीज एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। बेटा रैप के अंदर जाके फटाक से रैप नहीं करना है। रैप में पहले तो एंटिटी को समझना, किसी की भावनाओं को समझना रैप करना कहलाता है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले वहां जाएगा, बताओ बेटा तुमको अब ऑडिट करने के लिए भेज दिया तुम लोग को कि जाओ सिनर्जी C3 प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करो। क्या वहां जाते ही मैनेजमेंट का छाती पे कूदा खादी करने लग जाएगा? क्या बोलो हाँ?
क्या वहां जाते ही सीधा कूद पात शुरू कर देगा, फाइल निकाल के बस ऐसे निकाला, वाउचर उड़ा दिया हवा में, बोलो ये सब करना शुरू करेगा कि पहले जाते ही वहां क्या करेगा? देख कह रहे आएगा, बोलेगे बोलो बोलो जो बोल रहे। बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसे तुम लोगों को बताएगा, आगे स्टैंडर्ड मिलेगा, स्टैंडर्ड गाइड करते हैं कि बेटा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, उस पर पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। तो वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का बात यूज करके समझेगा कि एंटिटी का किस माहौल में काम करता है, क्या प्रोसीजर लगाता है, क्या काम होता है, कितना रेवेन्यू है, क्या खर्चा होता है, सब समझ में आ जाएगा ना, उसका बिजनेस मॉडल समझेगा तो। समझा? फैक्ट्री में गया तो क्या चीज का प्रोडक्ट बनाता है, क्या क्या एक्सपेंस, तो समझ में आ जाएगा ना, लॉजिस्टिक का खर्चा होता होगा, पैकिंग का खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, तो उसको समझेगा, उसका प्रोसीजर को समझेगा काम करने का, तब तुमको ऑटोमेटिकली समझ में। और बाकी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है पूरा ऐसे, तो ये बताता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे लेना है एंटिटी का, समझा ना? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को दिमाग में रख के जाना है। प्रेमाइसिस में घुसा और घुसते ही तुमको रैप करने बोल दिया, तुम लोग रैप करना शुरू करिए, कैसे करेगा वो स्टैंडर्ड बताएगा कि अंडरस्टैंड कैसे करना। अभी तो तुमको क्या मतलब है, अभी तो सिर्फ रैप में क्या बोलता है, रैप बोलता है कि ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, या इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द ROMMS whether due to ROMMS ऑडिट से पहले ही तो असेस करता है ना, उसी के ROMMS अगर मीडियम हो गया तो ऑडिट प्रोसीजर क्या रहता है, मीडियम, ताकि ऑडिट रिस्क मीडियम रहे। ROMMS एकदम हाई में तो ऑडिट रिस्क एकदम लो पे रखना, डिटेक्शन रिस्क लो पे रखना, यानी ऑडिट प्रोसीजर बहुत बड़ा। और अगर लोएस्ट पे है ROMMS लोएस्ट पे है तो डिटेक्शन रिस्क आप हाईएस्ट पे रखें, यानी ऑडिट प्रोसीजर थोड़ा कम लगाने से, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर कम लगाने से भी काम चल जाएगा। यही तो इक्वेशन होता है। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या, ऑडिट प्रोसीजर डिफाइंड, पहला तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो काम टेस्ट करता है। पहला, रैप में जाता है तो मैनेजमेंट बड़बड़ करता है, वो बड़बड़ में इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी बड़बड़ करते हैं, क्या क्या बोला, वो बड़बड़ को समझना रैप होते हैं। जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल टू असेस द ROMMS वेदर ड्यू टू फ्रॉड इन एरर। समझा? ROMMS तो इसी से असेस कर लेता ना। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या करता है, तुम वहां जाके दो काम करते हैं। पहला, तुम कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, जो कंट्रोल्स वो बोला है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, यानी इफेक्टिवनेस और जो इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो ठीक है कि नहीं। तो ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड टू असेस दैट whether they are able to prevent, detect, correct on a timely basis, misstatement on a timely basis। ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर, इसके ऊपर क्या होता है हम लोग डिटेल पे डिस्कस करेंगे ऐसे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा रैप में क्या करता है और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रैप में सिर्फ जाके एंटिटी को समझना है, कैसे समझना है पूरा स्टैंडर्ड बताएगा कि क्या होता है। बोर हो जाएगा तुमको समझ के, मतलब बोर तो नहीं करेगा, हम एंटरटेनिंग बना देते, तो पूरा गाइडलाइन है, पूरा समझेगा कैसे। और फिर समझने के बाद तुम लोग समझ गया, अब मैनेजमेंट बकबक किया और समझ गया, समझने के बाद खुद का प्रोसीजर लगा के टेस्ट करेगा कि मैनेजमेंट जो बोला उसका बात मान दिया जाए। तो पहले कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा, जो तुम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो इन ऑर्डर टू टेस्ट whether internal controls imposed by the management are time on a timely basis able to prevent, detect, correct material misstatement on a timely basis। यार उसको आगे पीछे कर दो वर्डिंग को, ठीक है। और टेस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कंप्राइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ डिटेल तुम्हारा वाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया, एक प्रोसीजर में आता है। और एनालिटिकल प्रोसीजर हम बताया रेशियोज डेटास को यूज करके होता है, जैसे पैकिंग मटेरियल का एग्जांपल दिया था। ये हर जगह नहीं लगता, हर आइटम के लिए नहीं लगता, लेकिन जहां लगता है वहां मेरा काम बहुत आसान करा देता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल पैकिंग मटेरियल का दिया था, अगर याद होगा। एक एग्जांपल दिया था हम लोग का रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। हाँ, नंबर ऑफ बच्चा इंटू फीस, फीस तो पता है सोडा के ढक्कन की तरह सबको मालूम होता है फीस क्या होता है, बच्चा ना तुम हेड काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें फीस कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के। फिर उसके बाद कई बार जीपी रेशियो का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, पिछला साल का कितना जीपी रेशियो है, इस साल का कितना जीपी रेशियो है, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ज्यादा हुआ तो तुमको फिर चेक करना होगा अच्छा से कि भाई क्या हो गया। कुछ इस तरह का रेशियोज डेटाज ये सब लगा के हम लोग चेक करते हैं कि बेटा जो हमारा ट्रेंड्स है वो पिछला साल क्या था, इस साल क्या था, या करेंट ईयर टू करेंट ईयर भी चेक करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी चेक करते हैं। तो उसको यूज करके हम जो डेवलप करते हैं ऑडिट प्रोसीजर उसको एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे स्कूल का ऑडिट करने में ये बहुत काम आता है, बच्चा गिनो, फीस गिनो, मल्टीप्लाई कर दो, तो रेवेन्यू तुम्हारा एक बार में आ जाए।
आगे हम लोग पढ़ेगा। आपको पता है आपका चैप्टर भी अलग अलग एंटिटी, सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे करेगा, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे करेगा, ये सब पूरा बताएगा। तो वहां पहले स्टैंडर्ड समझ लो, बेसिक समझ लो, तो वहां हमको चैप्टर में 15 मिनट भी नहीं लगता हमको, सबका कॉमन पॉइंट बता देता है, उसके बाद तुम लोग खून में बैठ जाते, इतना प्रैक्टिकल बता देगा ना, खून में बैठ जाएगा, अपना बना के लिख के आ जाएगा। तो वो बोलेगा 4 के हिसाब से एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा, बस का बेटा कितना ऑडिट करेगा, हो गया, खून में से आएगा। हम उसमें 15 मिनट से ऊपर नहीं लगाते उस चैप्टर, हम सच बता रहे हो तुम। भैया टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या है, एक बार वापस बताओ ना। टेस्ट ऑफ डिटेल में बेटा 2 चीज आएगा। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर बेटा टेस्ट ऑफ डिटेल में 2 चीज आएगा। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम वाउचिंग कर रहे हो, इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब तुम आगे जाकर के डिटेल्स ऑब्टेन कर रहे हो उसका। वाउचिंग इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, कि तुम जो खर्चा किए वो सही है कि नहीं है। तुम परचेजेस का खर्चा दिखाया, तुम सारे इनवॉइसेस को ऑडिट कर रहे हो, वो क्या हो गया, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो। समझा जानवी? हाँ भैया समझ गई। ठीक है, तो वाउचिंग वेरिफिकेशन 1 टाइप का होता है, बाकी हम लोग इसको और डिटेल में करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आती जाएगा इस सब के ऊपर, ठीक है ना। अब कैसा कैसा मेथड्स यूज करता है, आईसीआई ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये तुम लोग को आई होप ये इंस्पेक्शन 2 चीज का होता है, डॉक्यूमेंट्स का करते हैं तो वाउचिंग होता है, फिजिकल तो वेरिफिकेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब पता है पूरा प्रोसेस को ऑब्जर्व करना कि भाई स्टॉक टेकिंग कैसे हो रहा है, तुम लोग बैठ के देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एक और एग्जांपल हम बताया था, एक ऑडिट करने गया था, वहां पर डिलीवरी पैसा दिया था, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिनर्जी में तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। ये तुम्हारा रैप पे भी लगता है, फैप पे, तुम इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हैं, तो तुम ऑब्जर्व कर रहे कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। तुम यहाँ के बैठ के देख रहे कि हर बच्चा का सॉफ्टवेयर में एंट्री हो रहा है कि, तो क्या लगा रहे ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से ले, इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो वो बताते हैं कि कैसे लेना होता है। रिकैलकुलेशन कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे, डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करके दिख रहे, रीपरफॉर्म कर रहे हैं, इन्वेंट्री का अकाउंट ऑलरेडी मैनेजमेंट किया तुम उसको रीपरफॉर्म कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर डेटा को यूज करके कर रहे हैं, और लास्ट में हो गया इंक्वायरी, मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ रहे हैं, एम्प्लॉय से पूछ रहे हैं, एमआरएल ले रहे हैं, तो इंक्वायरी और कंफर्मेशन। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लर्न का भी पार्ट अच्छा से हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम आई थिंक रीजनेबल ऑडिट एविडेंस, वो सफिशिएंट, ऐसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वालिटी और सॉरी सफिशिएंसी रेफर टू क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट रेफर्स टू क्वालिटी, रेलिवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब हम पूरा एक डिटेल एग्जांपल देते हैं, लैंड परचेज के 25 करोड़ का, हम वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करा दिया, ऑडिट प्रोसीजर तो होता है, ये फिजिकली वेरिफिकेशन कराना इंस्पेक्शन में आता है। क्या ये ऑडिट प्रोसीजर इवेंट, ये तो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, ये रेलिवेंट ही नहीं है, और रिलायबल तो बिल्कुल ही नहीं, किसी का भी लैंड ले जाके वेरीफाई करा दिया। टाइटल डीड्स एग्जामिन करा है एक्सटर्नल लॉयर्स, अगर एक्सटर्नल लॉयर कंपनी का आदमी है तो रिलायबल नहीं है, तो ये अप्रोप्रिएटनेस में मार खा देगा। अगर इंडिपेंडेंट है, बढ़िया है, तो ठीक है। टीडीएस का एंट्री चेक कर लिया पूरा पूरी हुआ है कि नहीं, तो ये और ज्यादा हो गया। अभी क्या सफिशिएंट है, तो सफिशिएंसी डिपेंड करता है, कोई बोलेगा मेटीरियलिटी अमाउंट ज्यादा है और थोड़ा चेक करना, तो फिर एक्सटर्नल वैल्यूअर से भी वैल्यूएशन करा देते हैं। याद है, अब बोल दिया कि पूरा सफिशिएंट हम लोग हो गया, तो सफिशिएंट आ गया, अप्रोप्रिएट हो गया। 2 बात देखता है, रेलिवेंट भी है कि रिलायबल भी है, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या होता है, to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and thereby enabling, हम बोलते सुनो, पहले हमको सुनो फिर तुम लोग बोलना, तुम लोगों को बोलने का मौका। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या होता है, पहला टू ऑब्टेन, हम बोलते हैं फिर तुम लोग बोलना, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल misstatement, whether due to fraud or error, फिर होता है opinion, and thereby enable him to express an opinion whether the financial statements are prepared in accordance with the applicable FRS, ठीक है, and to report on financial statement in accordance with the standard on auditing। पहले ओपिनियन बनाना, पहले रीजनेबल एश्योरेंस लेना या रीजनेबल एश्योरेंस देना, वो देने के लिए ओपिनियन बनाना और उसको रिपोर्ट करना एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। ये समझ गया, ये याद भी हो गया। एक बोलते ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोल दो। ऑब्टेन रीजनेबल फ्री फ्रॉम मटेरियल, एक फ्री छोड़ दिया बस, ठीक है।
क्या बात है, सही बोल दी एकदम। क्या बात है, पूरा सही बोले तुम, वेरी गुड। तुम ऐसे बोल देते तो हमारा दिल खुश हो जाता। रीजनेबल एश्योरेंस में 3 पॉइंट होते हैं। ऑडिटर को हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इसको लेने के लिए ऑडिटर हमेशा SAE ऑब्टेन करते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। रीजनेबल एश्योरेंस इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस, सॉरी, इज हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ, ठीक है। SAE ऑब्टेन करेगा टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल, ये भी बोल सकते हैं। ऊपर हम लोग क्या बोला, ऑब्टेन करना होता है रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो पॉइंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से सेम हो गया। दूसरा पॉइंट बोला SAE ऑब्टेन करेगा टू रिड्यूस द ओवरऑल ऑडिट रिस्क टू लो लेवल, और तीसरा पॉइंट क्या बोला, एब्सोल्यूट एश्योरेंस हाई होता है बट नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल मींस हाई बट नॉट, दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आज यहाँ से शुरू करेगा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आज हम बेसिक्स खत्म करा देंगे, डिक्शनरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इनहेरेंट लिमिटेशन, बस ऐसे ही है ये, तुम समझ गए ना इतना सारा बात। अब एक एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आते जाएगा, एक एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बताते जाएगा कि इस काम जाके ऑडिट कैसे करना, ठीक है ना, वही समझते जाना। बेटा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होता है, नेचर, पहले तुम लोग समझेगा कि पहले लिखेगा, पहले लिखिए, समझेगा फिर समझ लिखते हैं, समझ में जाते हैं। ठीक है, इतना तो लिख लो पहले। हो गया, पहले हम समझा देते तुम लोग जैसे बोला, फिर हम लिखवा देंगे। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होता है, ऑडिट की कुछ कमियां, एक सुनो, ऑडिट की कमियां क्या होती है। पहला तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एन नंबर ऑफ जगह ना मैनेजमेंट एस्टिमेट और मैनेजमेंट जजमेंट लेना, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, मेथड कौन सा लगा, यूजफुल लाइफ कितना लेना, सब तो मैनेजमेंट का प्रोफेशनल जजमेंट होता है। बेटा डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ, हाँ तो कंपनीज एक्ट भी बोलता है, पर तुम उसे ऊपर नीचे भी तो कर सकते हो, ठीक है। बट ये मैं और भी बहुत सारा जगह होता है, जैसे कोई चीज को प्रोविजन मानने के कंटीजेंट लायबिलिटी मानना, सेफेस्ट एग्जांपल मैनेजमेंट का एस्टिमेट होता है। तो ये नेचर इतना ज्यादा वो होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना है, करना है कि भी नहीं करना, इतना ज्यादा मैनेजमेंट का जजमेंट होता है कि ऑडिटर कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। इन्वेस्टमेंट है, करंट दिखाने की नॉन करंट दिखाने, अगेन मैनेजमेंट का एस्टिमेट है, मैनेजमेंट का जजमेंट, ऑडिटर इसमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट, हम लोगों का नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है ना, ऐसा है, हम लोग का ऑडिट प्रोसीजर ही चिंदी मिंदी टाइप का ऑडिट प्रोसीजर है, मतलब हम लोग का इन्वेस्टिगेटिव टाइप का प्रोसीजर नहीं है, हम लोग का अथॉरिटेटिव। जैसे सत्यम का जो फ्रॉड हुआ, उसके अंदर फेक FD का रिसीट बना के राजू रामलिंगम ऑडिटर को दे दिया। अब साला फेक कलर प्रिंट मस्त स्याही मैनेजर का मार के उसमें दे के तुम क्या वेरीफाई कर लेगा, प्राइमा फेसी तुम ऊपर ऊपर से देख के कर लेगा, लेकिन इंटरनली तुम क्या कर लेगा। हम एक ऑडिट में गए, जेन्युइन इनवॉइसेस बना हुआ था, उसमें जो इनवॉइसेस बना था, एम्प्लॉइज लोग खाता पीता है सबका, इनवॉइसेस एक रोटी का 50-50 रुपया का इनवॉइस बना हुआ था, वो भी इंटीरियर्स के अंदर। हमको देख के पता है कि गलत है, लेकिन हम ऑडिट प्रोसीजर्स कितना, एक तो छोटा मोटा मटेरियल अमाउंट नहीं है, इमटेरियल अमाउंट कितना कर देगा, तुम क्या करते, तुमको मानने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ठीक है, बात समझ में। तो हम लोग का ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव टाइप का नहीं, ऊपर ऊपर से हम लोग को, ऊपर ऊपर से मतलब हम लोग का अपना कंस्ट्रेंट है हम लोग का प्रोसीजर्स के ऊपर। कई बार मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, कई बार टॉप मैनेजमेंट लोग इतना अच्छा से फ्रॉड को डिजाइन करते हैं, सारा सबूत वबूत इकट्ठा कर लेते हैं कि ऑडिटर कुछ नहीं कर पाते, कंसील कर लेते फ्रॉड। तो ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, मतलब हम लोग को अगर पूरा CBI टाइप का पावर दे, फिर देखो हम लोग क्या गजब ऑडिट करते, समझा ना, रेट टाइप डालने का पावर मिल जाएगी,
फिर देखो क्या ऑडिट करके आएगा, समझा ना। प्रथम कर देगा कि नहीं पूरा एकदम, जिधर ऑडिट करने जाएगा उसका मैनेजमेंट काम तमाम। हाँ बोल रहे हो एकदम। तीसरा लिखा हुआ क्या मालूम है, लिखा हुआ है कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ऑडिटर कंप्लीट द ऑडिट विद इन रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है मालूम, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ऑडिटर फिनिश द ऑडिट विद इन रीजनेबल टाइम एंड नो कॉस्ट। फोकट में कर दो बढ़िया है उसके लिए, ठीक है। तो बेटा जब वो नो कॉस्ट तो वैसे लिखने में विद इन रीजनेबल कॉस्ट, तो बेटा जब कॉस्ट रीजनेबल देगा तो तुम बच्चा भी कह रहा है कॉस्ट रीजनेबल, तो ओपिनियन भी डिस्क्लेमर। नालायक वाली बातें, डिग्री पे खतरे वाली बातें नहीं करनी। और तुम्हारी तो तुम तो 3 साल आर्टिकल चिप करोगे, प्रिंसिपल की डिग्री पे खतरे में होगी, ठीक है ना। बेटा प्रिंसिपल की डिग्री की बहुत इज्जत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका डिग्री, बहुत मेहनत से वो डिग्री आती है। तो बेटा ना टाइम है, टाइम भी उनको फटाफट चाहिए, ना कॉस्ट है। तो बेटा फटाफट में तो कितना कटा, फटाफट फटाफट तुम बोलेगा करके दे दो फटाफट, तो फटाफट के अंदर तो फिर पैसे और ना कॉस्ट है। वो बोलते हैं रीजनेबल लेकिन नो कॉस्ट होता है वो, ठीक है ना, समझ जाना। और लास्ट हो गया अदर मैटर। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर आप कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे रिलेटेड पार्टी के बीच में फ्रॉड, वो मैनेजमेंट बताएगा नहीं रिलेटेड पार्टी कौन है मेरा, तुम ढूंढते रह जाओ। या गोइंग कंसर्न है कि नहीं एंटिटी, वो मैनेजमेंट को इंटरनली पता है हम लोग का गोइंग कंसर्न है कि नहीं। फ्रॉड टॉप मैनेजमेंट पे, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे, जैसे राजू रामलिंगम के तुम ढूंढती, ये सब कुछ सेंसिटिव मैटर जिसकी वजह से हमेशा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन, कोई लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रहा मेरा, हम एक कंपनी है वो कर रहे क्या बोलते हैं, अभी वो आया ना ये ये था ना, ये क्योंकि सास भी कहानी घर घर की वाला जो था ना, क्या स्मृति ईरानी, वो कहा जो भी था उसका बेटी जो, हाँ वेरी गुड, पूरा खबर है बेटी, वेरी गुड। क्या बोलता बेटा, कोई बात नहीं। गोवा में उनका कोई बार और रेस्टोरेंट चला रहा था, जो लाइसेंस लेके रखा था वो आदमी मरा हुआ 5 साल हो चुका था, जिसके नाम पे लाइसेंस लिया, ऐसा एलिगेशन लगाया गया, पता नहीं कितना सच। तो ऐसा कंपनी का हम ऑडिटर है, जाके ऑडिट पुडिट करके आ गया मस्त, पता चला साला लाइसेंस ही तो लिया हुआ था वो कैसे 5 साल पहले मरा हुआ आदमी है। हम क्या कर लेगा भाई एज एन ऑडिटर, समझा। तो कुछ ऐसा मैटर्स है जैसे कि लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस, वो कर ही नहीं रहा एंटिटी, हम क्या कर लेगा भैया, हमारा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा हम तो, पहला बात ही है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। हालांकि एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जो लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर कंप्लायंस के बारे में हम लोग को बोलता है कि थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा तुमको, लेकिन पूरा लेवल पे तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब है कि लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस में मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं वो मतलब है। वो एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जो बोलता है हमको कि लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस भी ऑडिटर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसके लिए कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना चाहिए। तो वो हमसे समझाएगा जब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है कि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर तब लगाना चाहिए, जब तुम वहां एंटिटी में जाएगा तो थोड़ा बहुत ही देख सकता है, कितना अंदर देख लेगा भाई जाके, समझा। तो वो बात है, ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब अदर मैटर्स होता है, जैसे लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस, सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड करते हैं, गोइंग कंसर्न है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका शॉर्टकट याद रखने का क्या शॉर्टकट है बोलो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का शॉर्टकट, नाना नाना नारे। क्या याद रहेगा तुमको, ना मतलब नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ना रे मतलब रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग वाला ये आ गया, रे मतलब रिपोर्टिंग, ना मतलब ऑडिट प्रोसीजर, ना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ रिपोर्ट, ना मतलब ना टाइम है ना कॉस्ट है, ठीक है। तो ये याद रहेगा और इसको लिखते हैं, समझे ना, नाना नाना नारे समझ, नेचर ऑफ फाइनेंस शुरू हो गया, बहुत दिन बाद शुरू हुआ ना, वो तो बंद किया हुआ ही है, वो भी बंद करने बोल रहे, चलो ठीक है। तुम लोग भी क्या याद रखेगा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखो,
जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो कई जगहों पर मैनेजमेंट का एस्टिमेट इन्वॉल्व जजमेंट बाय, जिसके ऊपर बेचारा ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। अभी मैंने कई सारे एग्जांपल, जैसे प्रोविजन बनाने की कॉन्टिजेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना रखना, evidences are persuasive in nature, मतलब तुम इससे कोई कॉन्क्रीट, कई बार एविडेंसेस तो तुम कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकाल सकता ना, तुम कुछ वो कर सकते। जैसे हम बोला इनवॉइसेस 50-10 का रोटी का, तो क्या कर लेगा वो, तो तुमको मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल यहाँ लिखा देता है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में लिख के आना बे, एग्जाम्पल से इजी होता है समझ, याद, मतलब कंटेंट भी बढ़ता है और तुमको याद करने में भी दिक्कत नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट, auditor has to consider whether the estimates are reasonable. It is a subjective decision. कोई बच्चा कुछ बोल सकता है, कोई ऑडिटर कुछ बोल सकता है, hence there cannot, अचानक से आपको नहीं लगता कि क्लास का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एक एसी चला दिया हम, पता नहीं कौन सा चले, and then there cannot be absolute, चलो उसको कौन सा चला है, ओए उसको ऑफ क्यों कर, थोड़ा थोड़ा तो मिला मिला के चला देना ना, वो थोड़ा देर वो पीछे वाला चला दिया। Hence there cannot be absolute assurance. Number 2, nature of audit procedure. हमारा कई चीज इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, तो देखो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से कोई जानकारी आपको नहीं भी दे सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। frauds may be carefully designed to conceal them, and hence auditor may not detect. Limitation with respect to time and cost. Users of financial statement expect that auditor will form an opinion on, लिखाने में हम क्या लिखाएगा बेटा, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन रीजनेबल टाइम एंड कॉस्ट, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, विद इन रीजनेबल टाइम एंड नो कॉस्ट, विद इन रीजनेबल टाइम एंड कॉस्ट, जिसके कारण ऑडिटर को कई महीने में ना सैंपलिंग करना होता है। हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जो सैंपलिंग के ऊपर बेस्ड है। सैंपलिंग मतलब हाँ कुछ उठा के ऊपर ऊपर से टेस्ट कर लो और बाकी को उसके बेसिस पे कर लो, ठीक है।
10 ऑडिटर, सर सैम्पलिंग है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, ऑडिटर खत्म। अरे ऐसा नहीं होता, जो मेटीरियलिटी लेवल के ऊपर होता है उसको भून देना होता है, जो मेटीरियलिटी से नीचे होता है उसमें सैम्पलिंग लगा के आ जाओ। 10 ऑडिटर रिजॉर्ट्स टू ट्रेस प्रोसीजर, that is not 100% check. चलिए पॉइंट 3 का लिखे आप। Limitation with respect to time and cost. चेकिंग 100% कभी भी आप चेक ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको रीजनेबल टाइम और रीजनेबल कॉस्ट पे करना होता है, तो कितना आदमी लगा देगा। अभी एमसीए का एक सर्कुलर आया था जो बोला था कि प्रॉपर स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग लगाएगा तो शायद कुछ 2 लाख रुपए का खर्चा होगा मिनिमम एक ऑडिट का, ऐसा कुछ उन्होंने सर्कुलर रिलीज किया। तो एक्चुअल में वो होता नहीं, तो हमको रीजनेबल टाइम के अंदर करना होता है, तो हम कई एस्पेक्ट पे 100% चेकिंग नहीं लगा पाते। मोर ओवर ऑडिटर्स क्या करते हैं, he directs efforts to risky area, ये तो हम समझाए था आपको। बेटा जिसका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है, उन एरियाज पे हम हमारा ध्यान ज्यादा लगाएंगे, समझा ना। जिसका ROMMS ही कम है उसमें हम ध्यान कम लगाएंगे, ये तो हम बताया था अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी, एजर्शन लेवल पे भी देखते हैं ना। हम कितना सारे एग्जांपल तो दिया था, याद है ना। जैसे बीबी की वाइन्स का हम बताया था, जो रेवेन्यू आता है सारा कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, बैंक में आता है, सब चीज का A to Z कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है, तो इससे मेरा ओवरऑल ROMM इनहेरेंट रिस्क ही नहीं है, कंट्रोल रिस्क का जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल ROMMS ही बहुत लो है, तो हम डिटेक्शन रिस्क क्या कर सकते हैं हाई, तो उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाएगा कम, वो एरिया पे हम छोड़ देगा, समझा। तो इसीलिए डायरेक्ट रेफर करते हैं टू रिस्की एरियाज। फोर्थ, अदर मैटर्स। इसके अंदर कुछ मुद्दे हमेशा ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप कभी भी कितना ही कर लो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं पाएगा। पहला क्या होता है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिटर may not have complete knowledge of laws affecting client। इतना कानून है इंडिया के अंदर, हम लोग को तो लिमिटेड कानून पढ़ाया जाता है एज एन ऑडिटर, समझा ना। तो तुम लोग को सारा लॉ का मालूम थोड़ी होगा, तुम लोग तो गिना चुना थोड़ा बहुत लॉ का मालूम है। इंडिया में इतना कानून है, अभी मोदी जी क्लेम करते हैं हम 1500 कानून अपना आने के बाद खत्म कर दिया, 1500 तो वो डिलीट किए। सोचो एग्जिस्टिंग में कितना होगा, समझा। तो तुमको सारा कानून के बारे में थोड़ी ना मालूम होगा, क्या इम्पैक्ट करे कितना लेवल पे, वो सबसे बड़ा, उसके वजह से तुम कभी भी पूरा वो नहीं दे सकता ओपिनियन। कोई इवेंट आ रहा है या कोई कंडीशन आ रहा है अफेक्टिंग एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज GC। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये तो इतना बड़ा मुद्दा है, तुम लोग को हम पहले भी बताया था कि दुनिया में जितना फ्रॉड हुआ है सब मैक्सिमम इसी की वजह से हुआ है। और मजा का बात है कि इसको तो तुम ऑडिट मैनेजमेंट चाहेगा नहीं तो ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न बेटा, एंटिटी के अंदर कोई ऐसा इवेंट है, कोई घटना है, जैसे अभी बीच में ना वो सेमीकंडक्टर का कोई इशू आ गया था, कई कंपनीज पे मिल नहीं रहा था, अभी भी शॉर्टेज चल रहा है, तो उससे मेरा गोइंग कंसर्न इफेक्ट होगा कि नहीं, वो तो ऑडिटर कैसे बता पाएगा, तो मैनेजमेंट को पता होगा। तो गोइंग कंसर्न धक्के फाइनेंशियल्स बनाने की नहीं, वो कैसे ऑडिटर बताएगा, समझा। हालांकि इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एक है कि एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ये ऑडिटर क्या पैरामीटर्स को यूज करके ऑडिटर देख सकता है। तुम समझ रहे ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का कितना यूजफुलनेस है, कितना वाइड चीजें कवर करता है वो, समझ रहे हैं आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का बात। फिर उसके बाद फ्रॉड इन्वॉल्विंग
सीनियर मैनेजमेंट थ्रू कोल्यूशन। सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। कोलिजन से होते हैं। कोल्यूशन मतलब मीला भगत। मीला भगत से कोई सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड करे, क्या रे तू भी किया है क्या किसी के साथ कोल्यूशन से फ्रॉड? अकेला ही दम पे कर लेता। ए क्या बोल रहे भाई, टाइम आने पे दिखेगा। गलत बात, फालतू बातें नहीं करनी। हम ऑडिटर है, हमारे ऊपर देश की आशा टिकी। क्या इधर देश पे आशा टिकी की बात कर रहा हो तो कह रहा लास्ट पॉइंट दिखा। 11 नंबर पॉइंट द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। लो लास्ट पॉइंट देख लो। 12 नंबर पॉइंट एजर्शन। बच्चों ये एजर्शन शब्द कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ हाँ हाँ, ससेप्टेबिलिटी ऑफ एजर्शन फाइनली आ गया। काफी टाइम लगेगा इसको समझाने में। हो गया? हो गया तो बोलो। एजर्शन मतलब क्या होता है, आराम से समझेगा। पहले कोई कोई लिखा लिखी नहीं करेगा अभी। सब लिखा बोल रहे लिखा लिखी नहीं करेगा तो कलम मचकाने लगे। मिला भगत लिख लो भाई, जिसको कंफ्यूजन होता है ब्रैकेट में लिख लो। बेटा ऑडिट का पेपर इज आपका अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, कितना समझा है तुम लोग प्रैक्टिकल पैमाने में ऑडिट को। अगर प्रैक्टिकल पैमाने में समझ गया और शब्द के ऊपर कंट्रोल बना लिया ना, खून में से निकलेगा ऑडिट। समझा? यही करना है। लास्ट में तो तुम लोगों को जो सीक्रेट बोला था लास्ट बेच वाला किताब याद रखते, वो यही किया। लैंग्वेज पे कमांड बना लिया अपना और हर चीज को प्रैक्टिकली समझ लिया। कोई क्वेश्चन हो खून से निकल रहा है, कोई क्वेश्चन हो खून से निकल रहा है। समझा? एजर्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को व्यक्त करना। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखिए, किसी चीज को व्यक्त करने को हम कहते हैं एजर्शन। आपको पता है हमारे एजर्शन मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि एट लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन मतलब पीएनएल, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी पीएनएल, और डिस्क्लोजर तो नोट्स टू अकाउंट दे लीजिए। आपको पता है हर एक फाइनेंशियल्स में आया हुआ आइटम कुछ ना कुछ कहता है। जैसे मैंने अगर बैलेंस शीट पे देखा इन्वेंट्री 2 करोड़ की है, हाँ, तो वो क्या कहता है, वो क्या व्यक्त करना चाहता है? वो इन्वेंट्री 2 करोड़ की फाइनेंशियल्स में लिखी है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या जज्बात देगा? वो ये बताते हैं पहला कि इन्वेंट्री जो एंटिटी है वो इन सामानों में ट्रेड करता है, ठीक है। दूसरा, एंटिटी को अगला साल चांस है कि इनमें से कई अमाउंट रियलाइज हो जाए पैसा बेच के, ये भी व्यक्त करता है। तीसरा, एंटिटी इन सब चीज की ओनरशिप में है, कब्जे में है ना, इसका ओनरशिप का मालिकाना हक है। एंटिटी इन चीजों में रेगुलरली डील करती है, ये भी मैंने बताया। ये सारी चीजें क्या करता है? ये व्यक्त करता है। हर एक चीज, हर एक आइटम कुछ ना कुछ व्यक्त करता है, ठीक है। तो एजर्शन के अंदर क्या बातें आती है? मेन हम लोगों का एजर्शन के अंदर बात आती है 7 बातें, जिसका शॉर्टकट है केव कॉप। केव कॉप, CAVCOP, केव कॉप। और थोड़ा सा लिखता भी है साथ साथ में, और हम समझाता भी। तो एजर्शन हम लोग किसको बोलते हैं? एजर्शन हम लोग हमेशा करते हैं एट लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस बोले तो बैलेंस शीट। तुम लोग एग्जाम में बैलेंस शीट मत लिखो, यही तो कथा चुना लगा दिया थोड़ा सा। अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर।
these are seen by auditor by applying that assertion include किसी चीज को व्यक्त करना, assertion का ब्रैकेट लिख लो, ब्रैकेट मतलब किसी चीज को व्यक्त करना। अब तुम लोगों को जिसको व्यक्त का मतलब नहीं समझाता तो वो अपना कुछ लिख लेना, वरना व्यक्त मतलब कुछ कहना, कुछ एक्सप्रेस करना। भैया वो ट्रांजैक्शन के ऊपर आप क्या लिखा है वो देखिए। पीएनएल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, पीएनएल को क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोल दिया। एजर्शन के अंदर क्या क्या बातें आती है? पहले आते हैं क्लासिफिकेशन। तुमको कुछ व्यक्त करना है तो तुम उसको क्लासिफाई करके व्यक्त करते हो। बी ऑथराइजेशन, सी वैल्यूएशन, एंड मेजरमेंट, डी एग्जिस्टेंस। वो क्या व्यक्त करते हैं? एक आइटम क्या व्यक्त करते हैं? वो यही सारी बातें व्यक्त करता है। अभी बताऊंगा, ठीक है कैसे। ई कंप्लीटनेस, ओ ओनरशिप एंड टाइटल, पी पीरियड, एट पी presentation. Shortcut is cave cop. C A V E C O P, P में ये दोनों आ जाएगा। शॉर्टकट आ जाएगा इसका केव कॉप। केव कॉप प्रेजेंटेशन है ना। हाँ हाँ हो गया, सबका हो गया। हाँ वो क्या लिख रहे इतना भाई? हो गया, चलो। क्या कहता है? हर घर कुछ कहता है, होता ना एशियन पेंट का। वैसे हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक आइटम कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? वो ये मेन 8 बातों में से कुछ ना कुछ व्यक्त करता है। हर मतलब चीज, जैसे अगर हम बोले कोई ट्रांजैक्शन ले लो पीएनएल का, वो जनरली ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और क्लासिफिकेशन, बेसिकली इनको व्यक्त करता है। अभी हम लिखवा देगा। अब इसका एक एक पहले तो मतलब समझो कि इन 8 बातों में से कुछ ना कुछ व्यक्त करता है कोई भी एजर्शन। क्लासिफिकेशन मतलब उसका तो कितना एग्जांपल देता है मटेरियल में से स्टेटमेंट में, जो क्लासिफिकेशन का एग्जांपल। अब एक लॉस बाय फायर वाला कि तुम वो खर्चे को कहाँ डालते हो, किस तरह से क्लासिफाई करते हो, तुम उस एंट्री को कैसे शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक फिक्स एसेट बेचना है, मैंने कोई बिल्डिंग बेचनी, ये फिक्स एसेट है हेल्ड फॉर सेल, लेकिन मैंने इसको क्या किया, इन्वेंट्री बोल के शो कर दिया, क्योंकि बिकने वाला है तो मैंने इसको इन्वेंट्री बना दिया। क्या ये सही क्लासिफिकेशन है? तो क्लासिफिकेशन मतलब समझना, जब आप बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स को बना देते हो तो आपका हर चीज प्रॉपरली क्लासिफाई होना चाहिए। भाई लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर ये होना चाहिए जो एक्चुअल आग लग के कुछ सामान का लॉस होना चाहिए। वो सही भावनाओं को व्यक्त
करना चाहिए। समझा क्लासिफिकेशन मतलब समझा। नेक्स्ट ऑथोराइजेशन, कोई भी सामान जो तुम लिए वो प्रॉपर ऑथोराइजेशन से लिया, प्रॉपर ऑथोराइजेशन के बाद लिया गया है, ये भी वो व्यक्त करता है। वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, जो सामान की वैल्यू आ रही है वो प्रॉपर आ रही है। जैसे AS2 हमको बोलते हैं कि आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, यही बोलते हैं ना AS2। तो हम ये जब वैल्यूएशन, जब हम बैलेंस शीट को रीड कर रहे हैं तो हमको जब इन्वेंट्री दिखा तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट और NRV, यानी ये भावना व्यक्त करता है कि ये जो वैल्यू है ये एक लोअर वैल्यू, या तो मार्केट में, मगर मार्केट में आज बेचने जाओ तो कम से कम इतना में बिकेगा ही बिकेगा ये इन्वेंट्री, क्योंकि AS2 बोल के बेचता है कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। तो मार्केट में बेचने जाओ तो मतलब इतना, ये भी तो भावना व्यक्त किया ना। एग्जिस्टेंस, ये भी व्यक्त करते हैं कि गोदाम में सामान पड़ा हुआ है 2 करोड़, हवा में तो नहीं दिखाएगा ना, दिखा भी सकते हैं, जैसे वो सत्यम वाला किया था, सन्ड्री डेटर्स फोकट का दिया, वो तो फिर फ्रॉड हो जाता है। ऑडिटर को यही सब चेक करना होता है कि assertions, susceptibility of an assertion being materially misstated, मतलब क्या होता है, रिस्क कि एक assertion misstated है, डेटर्स है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है डेटर्स, और बैलेंस शीट पे शो करके रखा था, सत्यम में यही तो हुआ था। assertion मतलब समझ में आ रहा है, ये भावना जो व्यक्त हुआ है उसके आने से, कौन सा भावना, एग्जिस्टेंस का होना, वो एक्चुअल में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटनेस, तुम जो भी डिस्क्लोजर्स दे रहे हो उससे रिलेटेड जो भी बात व्यक्त करें कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग का वैल्यू शो कर दिया, मैंने उसमें डिस्क्लोजर नहीं दिया कि ये बिल्डिंग चार्ज क्रिएटेड है, इसके ऊपर बैंक लोन के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तो ये तो डिस्क्लोजर देना होता है शेड्यूल 3 में। तो ये शेड्यूल 3 में मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, इसका मतलब मैंने कंप्लीट बात, कंप्लीट असर्शन मेरा ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओनरशिप एंड टाइटल, इसका मतलब ये जो सामान है इसका मालिकाना हक मेरे पास होना चाहिए। मैं ऑपरेटिंग लीज पे लाया हुआ सामान को अपने बैलेंस शीट पे दिखा दूं तो क्या है, वो सही असर्शन देगा क्या, क्योंकि उसका मालिकाना हक मेरे पास नहीं होगा। पीरियड, इसका मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बना रहे तुम, तो सिर्फ इसी पीरियड में हुई हुई बातें को, यानी कि मैंने अगर सेल रिपोर्ट किया है 1 करोड़ का, इसका मतलब वो सेल इसी फाइनेंशियल, ये भी भावना व्यक्त कर रहे हैं ना, ये सेल भी कुछ कह रहा है, मतलब हर फाइनेंशियल्स में आने वाला आइटम कुछ बात कहता है। क्या बात कहता है, ये 8 बात कहता है कि भैया मैं इसी साल हुआ हूं, और प्रेजेंटेशन प्रॉपरली आपने इसको प्रेजेंट किया है, जैसे शेड्यूल 3 के हिसाब से आपने डिस्क्लोज किया, AS के हिसाब से आपने डिस्क्लोज किया, प्लस आपने अगर फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस के हिसाब से कहीं डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड तो एडिशनली डिस्क्लोजर का भी नोट्स दिया है। सर हर जगह 8 बात होती है क्या, नहीं, हर जगह 8 बात नहीं होती। मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं एजर्शन के अंदर मैं 3 पार्ट पे डिवाइड कर देता हूं। एक होता है मेरा ट्रांजैक्शन, एक होता है मेरा अकाउंट बैलेंस, और एक होता है डिस्क्लोजर, यही तो होता है ना। हर ट्रांजैक्शन मतलब P&L का आइटम क्या बात कहता है, देखो कुछ तो कॉमन होता है। पहला तो हम अगर बोले तो सबसे पहले कंप्लीटनेस, ये हमेशा कॉमन रहेगा। हर, तुम लोग समझ रहे ना बात क्या हो रहा है भाई, बहुत गंभीर बात बता रहा है मिदन, बहुत इनडेप्थ बात बता रहा है, बच्चा लोग को समझ ही नहीं आता। मतलब हर बैलेंस ये P&L को रिप्रेजेंट करता है, ये बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है, ये नोट्स को रिप्रेजेंट करता है जनरली। तो हर P&L में आया हुआ आइटम ये बताते हैं कि कंप्लीटली पूरा डिस्क्लोजर इसके बारे में है। हर बैलेंस शीट में आया हुआ आइटम बताते हैं ये पूरे कंप्लीटली डिस्क्लोज हुआ है, सब चीज उसके बारे में डिस्क्लोज हुआ है, तो ये हर एक में कॉमन है। दूसरा एक और जो कॉमन है वो है एक्यूरेसी। हाँ मतलब एक्यूरेसी मतलब आप अमाउंट सही वैल्यू किए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बोल लो, हालांकि हमने एक्यूरेसी नहीं लिखा तो हम ऊपर में वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं उसको, कि हमने जो अमाउंट लिखा है वो एक्यूरेट है और उसका वैल्यूएशन प्रॉपरली हुआ है। ये कॉमन है तीनों में, ठीक है। इसके अलावा P&L का बात और 3 बात बोलता है, P&L में जनरली और 3 बात बोलता है। सबसे पहला तो हुआ है, बिल्कुल पीरियड तो बोलेगा ही, P&L में तो फॉर द ईयर दिखता है, इसी साल हुआ है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इंटर का बच्चा है, हम 2-3 बार समझाएगा तो समझ में आ जाएगा, इतना हमको विश्वास। फाउंडेशन में होता तो तुम लोग बीत जाता, अभी तक लेट चुका होता। सही खाता यूज हुआ है, हर पीएनएल का आइटम ये 3 बात और बोलता है। क्या हुआ है, इसी साल हुआ है, सही खाता यूज हुआ है। हुआ है मतलब क्या, ऑकरेंस है, इसी साल हुआ है इसका मतलब पीरियड, इसको कट ऑफ भी बोल देते हैं। यहाँ पर जो पीरियड यूज किया ना, इसको कट ऑफ भी बोल देते हैं। हाँ, कौन सा एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, ठीक है। हुआ है, इसी साल हुआ है, और सही खाता है, सही खाता यूज है तो क्लासिफिकेशन। अरे बेटा क्लासिफिकेशन पे इतना एग्जांपल दे दिया, क्लासिफिकेशन ये तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था। बैलेंस शीट का जो आइटम है वो मेरे को क्या क्या बात बोलता है, मतलब तुम समझ रहे, केव कॉप का ही बात टूटा हुआ है सब जगह। सबसे पहला कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, इसमें हम और बोलते हैं हमारा है, हुआ है इसी साल हुआ है, सही खाता यूज हुआ है, हुआ है इसी साल हुआ है, सही खाता यूज हुआ है हमारा है मतलब एग्जिस्टेंस। बैलेंस शीट का आइटम है बेटा, इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस है, डेटर एग्जिस्टेंस है, हमारा है, वेरी गुड। ओनरशिप एंड टाइटल, ओनरशिप भी है, टाइटल भी है। डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन तो कॉमन है, इसके आगे हुआ है, सही खाता यूज हुआ है, सही खाता मतलब सही हेड में हमने डिस्क्लोज किया, तो हुआ है मतलब बिल्कुल। ऑकरेंस मतलब कोई ट्रांजैक्शन सेल हुआ है, सेल का एग्जिस्टेंस, बट इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस है, सेल हुआ है, डिफरेंस समझा? अरे क्या, हाँ हाँ समझा ना, समझ गया। सेल हुआ है, इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस है, तो दोनों का डिफरेंस समझा, ऑकरेंस और एग्जिस्टेंस का, समझा? तो बेटा ये असर्शन कहलाता है। अगर तुम पूरा 360 डिग्री की पिक्चर मिल गया तुमको, तो हर बैलेंस शीट पीएनएल में आइटम आया हुआ कुछ ना कुछ व्यक्त करता है। साहब पीएनएल में आया हुआ बात, ये 5 बातें व्यक्त करता है मोटा मोटा, बैलेंस शीट में आया हुआ बात वो 4 बात व्यक्त करता है, डिस्क्लोजर में आई हुई बातें 4 बात, और मेन अल्टीमेट किसको बोलते हैं, ये केव कॉप से ही आता है सारा। ओवरऑल असर्शन 8 बातों का होता है, उसके अंदर 5 इसमें है, 4 और 4 इसमें है, 2 कॉमन है, तो वो मिलके आ जाता है। बेटा जो पीएनएल होता है फॉर द सेल जो हुआ इसी साल हुआ है, अगर मैं फाइनेंशियल 21-22 का फाइनेंशियल्स बना रहा हूँ तो वो सेल इसी पीरियड के अंदर हुआ है, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। अभी बाइजू का जो हुआ स्कैम, अभी पता है ना, बाइजू के ऑडिटर ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बाइजू के ऑडिटर बोला हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं देगा तुमको, इशू नहीं करेगा, क्यों? बाइजूस वाला गजब करके रखा है, बच्चा से फीस लिया 11th और 12th, वो बच्चा साइंस का है, सॉरी दुख सा रख पे हाथ, सॉरी गलत है, कोइंसिडेंटली सही बेटा, साइंस का बच्चा, ये बच्चा साइंस का है, 11वीं 12वीं में इन्होंने आईआईटी जेई का एक साथ कंबाइंड पैकेज 2 साल का ले लिया। बेटा रेवेन्यू बुकिंग तो 2 साल में होना चाहिए, 11th का अलग 12th का, भाई जो इसी साल रेवेन्यू पूरा बुक कर देते, तो क्या ये एक्चुअली इसी साल हुआ है रेवेन्यू? नहीं, तो एजर्शन ही गलत हो गया ना, ये जो व्यक्त करना है यही गलत हो गया। बात समझते रहे, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, और डिस्कस करना है अभी बाइजू का केस में, और भी बहुत सारी बातें निकल के आई, बताऊंगा अभी, ठीक है ना? तो मेरा बात समझ रहे तुम लोग, ये सारा व्यक्त करना, और यही रिस्क कि ये असर्शन कहीं मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं हो, ओ मतलब व्हाट इज एक्चुअली रिपोर्टेड, what is actually required as per applicable FRM and what is actually reported, इनमें डिफरेंसेस नहीं आ गया हो। और वहां भी तो एसीपीटी था, अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, वो सब इसी का पॉइंट है, उसको स्प्लिट करो तो ये 4 और 8 बात में स्प्लिट हो जाएगा, थोड़ा भारी बात बोलते जा रहा है, और तुम समझ रहे ना अभी उसका रिस्क ऑफ अ ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन बीइंग मटेरियली मिसस्टेटेड। अब असर्शन का भावना निकल करके आ रहा है कि नहीं, हर घर कुछ कहता है, वैसे हर फाइनेंशियल्स का हर आइटम कुछ ना कुछ व्यक्त करता है। अगर वो पीएनएल का है तो वो ये 5 बात व्यक्त करता है, वो बैलेंस शीट का है तो वो 4 बात व्यक्त करता है, और डिस्क्लोजर का है तो 4 बात व्यक्त करता है। चैट पे कोई कुछ लिख के भेजा है,
भैया पता चला अगला साल आपके पास कॉल आया 10 सीए का डिग्री खतरा में है, आपका स्टूडेंट है, नालायक, फालतू बात कर रहे हो। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। ये लिखना हो गया क्या तुम लोगों को? ये कहाँ तक लिखा तुम लोग? ये ये लिखो लिखो। कौन सा? ठीक नहीं, ऑकरेंस तुम्हारा जो तुम्हारा उसमें होगा, ये पीरियड इसी पीरियड में हुआ है, ऑकरेंस में इसमें भी आ जाएगा। ऑकरेंस इसमें एग्जिस्ट है, अलग से नहीं आता। हाँ, अलग से कुछ मान दो। पीएनएल में पीरियड हो गया कट ऑफ। पीएनएल ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन तो सारा ट्रांजैक्शन ऑथोराइज के बेसिस पर। अरे मतलब हम तुम लोगों ने चीज सिंप्लीफाई किया, तुम लोग एक एक मत मिलाओ। एजर्शन 8 बात व्यक्त करता है कि ऑथोराइजेशन हो गया उसमें से कि प्रॉपर्ली ऑथोराइज हुए। अब तुम जाएगा ऑडिट करने तो ये कॉमन पड़ेगा। अब तुम लोग वो मत करो, ये तुम लोग का सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोले, और ये याद करने के लिए भी सिंप्लीफाई कर दिया। हुआ है इसी साल हुआ है, सही खाता यूज हुआ है हमारा है, हुआ है सही खाता यूज हुआ। ये याद रखने से कॉन्सेप्ट याद रहेगा। आई होप एजर्शन का मतलब समझे। उस समय एजर्शन क्या बोल दिया था तुम लोगों को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी आइटम एजर्शन होता है, पर अब मतलब समझ में आया ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर आइटम चीख चीख के कुछ बातें तुमको कहता है, क्या वो जो भावनाएं वो कहता है वो सही है कि नहीं, उसे एजर्शन बोला जाता है। और अगर सही नहीं है तो हम बोलते हैं कि एजर्शन मटेरियली मिसस्टेटेड है। उफ, क्या डीप में समझाया हमको। कभी कभी कितना खुशी होता है, क्या डीप में समझा दिया ऑडिट। खुद का तारीफ करने का मन करता है। मुझे लगा था कि आज मैं शायद बेसिक्स आपका खत्म कर दूंगा, पर कोई बात नहीं। 2-3 छोटा छोटा टॉपिक और मेरे को हड़बड़ी नहीं है। बेसिक्स अगर क्रंच आपका बन गया तो बस फिर तो ऑडिट पानी है। हम तो यही बोलते हैं ऑडिट को ऐसे ही रखो, एकदम लाइट रखो। अब ऐसे 200 समझाएगा, हिंदी में पता होना चाहिए अच्छा से कि भाई 200 क्या क्या काम करने बोलता है एज एन ऑडिटर, 210 क्या क्या काम करने बोलता है तुमको एज एन ऑडिटर। हिंदी में पता रखो, कीवर्ड्स ध्यान रखो, एग्जाम में अपना बना के लिख के आ जाओ, पूरा नंबर। बहुत आसान है ऑडिट। हो गया भैया। यहाँ वाला लोग लिख रहे हैं। आज मेरा हो गया पहले। वेरी गुड। तो कब आ रहे हैं? हाँ, कल आएगा क्लास। कितने बजे पहुंचेगा? आज भैया 7-8 बजे पहुंचेगा, वहीं से बाहर जाएगा मतलब। औसम में रहा है। हाँ भैया। बाकी दिन एंट्री लेते हैं। कितना? 300 कभी 300 कभी 500 कितना? कवर चार्ज भी नहीं है खाली घंटे का। कितना क्या कर दिया भाई वो? तो भी एक होता है तो एंजॉय करेंगे सब पर एंजॉय करते हैं। नहीं है तुम लोग तो सभी इंतजार करते हैं। हां सबका ही लेता है लेकिन सबका कवर होता है। नहीं सेलेक्टिंग तो कवर नहीं है तो 500 है कोई कवर नहीं। नेक्स्ट क्लास भी शुरू कर दो। सैटरडे संडे होगा। हां सैटरडे संडे
और कभी कभार अगर प्रेगनेंसी है कोई लेडीज नहीं है तो लड़का होता है ये बहुत अच्छा स्कीम है ओके आई थिंक सबका हो गया लिखा। एक टॉपिक पढ़ लेंगे क्या? एडवांस अकाउंट्स वाला 2 घंटा से झेल रहा है हमको, इसलिए हम पूछ रहे हैं। भैया हो गया। बेटा तेरा बात हम सुनेगा नहीं, तू एयरपोर्ट लाउंज में बैठ के मटर गश्ती कर। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं आप। प्रेमाइसेस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। सर कौन से प्रेमाइस पे ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा, बोलो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो हम सुनना चाहता था। कौन से प्रेमाइस पे ऑडिट? कंपनी का प्रेमाइस पे ऑडिट करेगा। वेरी गुड। बच्चा लोग प्रेमाइस का मतलब यहाँ पर गलत निकाले थे, वो जगह वो सोचते थे ऑडिट करने का जगह, बोलते कंपनी का वहां जाके ऑडिट करेगा। प्रेमाइस मतलब दायरा, किन दायरों का आप ध्यान रखिएगा जब आप ऑडिट को कंडक्ट करेगा। इसका शॉर्टकट होता है आप दायरे हायरे। तो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं? वो ऑडिटर को सपोर्ट करे, जो मांग रखे वो कह रहे। ऑडिटर जाके कह रहे, ऑडिटर जा के कह रहे मेरे को सोने की जेवरात की ना, तो मैनेजमेंट कह रहे तुम्हारी मांगे को पूरी करना। धैर्य ने कहा है तुम्हारी मांगे को हम पूरी करेंगे। मांगेगी बुक्स दो तो बुक्स दे दे, मांगे घी कर दिया तूने। वो पहुंचा वहां पे, अरे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी में कोई लड़की नहीं है क्या? मैं जिंदगी में लौंडा लोग से बहुत कम बात करता हूँ, तो कोई लेडी ऑफिसर को बुला, तभी ऑडिट होगा रियल मैंने। मैं है फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लोग को प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने मत बोलना, आपका पहला वर्क। ओए ठीक लग रहा तू? लड़की का बात आते वो है ठीक करने लगे, मतलब एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बेटा ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होता है इंटरनल कंट्रोल को, जिम्मा इंटरनल कंट्रोल लगाना, उसको मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, प्रिपेयर करके प्रेजेंटेशन करना, ये किसका जिम्मा होता है? मैनेजमेंट का। टू प्रोवाइड ऑडिटर all या any additional information which auditor may require। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके बोल दिया तुम्हारा सीवीबी इंटरनेट बैंक का आईडी पासवर्ड दो, लिखा हुआ है आप में, लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स ऑडिट से रिलेटेड मांग सकते हो। यही बोल रहे थे पॉइंट। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। धैर्य तो आर्टिकल करने बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं ना? आपके अंडर भैया, धैर्य आपके अंडर करेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन एंटिटी। अगर बोझों को एक मान लिया शॉर्टकट आप कैसे, वो देखो। ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करो तभी हम ऑडिट करेगा। एक्सेस दो तभी हम ऑडिट करेंगे। एक्सेस दो मतलब हर उसको ऐसा घर का एक्सेस नहीं मांग सकता। फाइल, डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉइज, मतलब ऐसा धैर्य नोटी वाला बात नहीं था, बहुत ही साफ माना। सीरी भी बहुत कमाल करती है, सर्च करने लगे साला। प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसका जिम्मेदारी है? प्लस इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी। तुम ये प्रेमाइस को मानेगा, इस दायरा को मानेगा तभी हम ऑडिट करेगा, वरना हम ऑडिट
भैया वो क्या लिखा हुआ है, ए से एक्सेस क्या? तेरा माइक ठीक हो गया क्या? और नहीं, जानवी, अच्छा सॉरी, हमको लगा गोपी का पूछा। एक्सेस दो, इंटरनल कंट्रोल बेटा, चार्ज विद गवर्नेंस, दोस चार्ज विद गवर्नेंस, ये सब समझा दिया था ना TCWC क्या होता है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये समझ गया ना? ऑडिट प्रेमाइस तो इजी आप है। ऑडिट प्रेमाइसेस में आप मेरा ध्यान रखो बस, आ जा रहे। ऑल ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दो, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो, और प्रिपेयर प्रेजेंटेशन करना और इंटरनल कंट्रोल लगाना आपका जिम्मेदारी। ये दायरा में रह के काम करेगा तो ऑडिट प्रेमाइसेस, ठीक है? बस दो छोटे छोटे टर्म्स और फिर खत्म। भैया वो क्या लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद? IC इंटरनल कंट्रोल, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ब्रैकेट में लिख लो, कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे मजाक नहीं करता। एन एटीट्यूड, कोई लिखो तो चुपचाप अभी। दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग alert to conditions indicating possible material misstatement। ऑडिटर को हमेशा कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हर समय उसको कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है करते रहना चाहिए। उसका एक क्वेश्चनिंग माइंड रहना चाहिए, जो अलर्ट रहे कि कोई सर्कमस्टेंस आ रहा है कि जो एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट डेवलप कर। पीजे, प्रोफेशनल, इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ KTE, किटी, ये बढ़िया है। नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। KTE का एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस को लगाए इन मेकिंग appropriate decision during ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट का तो काम चल रहा है उसको बोल, बेकार बात है बोल दिया ऑडिट का एंगेजमेंट हो गया। कल बस नेक्स्ट क्लास में ऐसे 200 शुरू करेंगे, ऐसे सीरीज शुरू होगा। पहले हम ऐसे सीरीज का आपको बैकग्राउंड दे देगा, ऐसे कौन कौन से ऐसे कौन कौन से बातें करेगा। कल से ऐसे 200 शुरू कर देंगे। एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिकॉर्ड के नॉलेज, ट्रेनिंग, क्या कुछ ही तो नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और कुछ भी तो नहीं बोला। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या बोला हम बोलते हो? हाँ वेरी गुड, हर चीज में गलती ढूंढने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और प्रोफेशनल जजमेंट मतलब जैसे मटेरियलिटी के लिए लगाता है अपना KTE को यूज करके। सर वो टी क्या है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तुम लोग को भी आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग मिलेगा ना, अभी हम ट्रेनिंग दे ही रहे तुम लोग को, तो अपना ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज के दम पे तुम लोग जो ऑडिट के दौरान डिसीजन लेगा उसको PJ बोलते हैं। जैसे मटेरियलिटी,
मेटीरियलिटी लेवल रखना एक पीजे होता है, आगे और भी जगह पीजे मिलेगा। हो गया, हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी।